हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वास्थ्य मस्त और व्यस्त होंगे। दोस्तों, जिन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की हम तारीफ़ करते हुए कभी थकते नहीं थे, आज वही चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हमें खटकने लगे हैं। वजह क्या है? तो आइए इन्हीं वजहों को जानने के लिए इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से चाइनीज़ इंडो चाइना ट्रेड हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है और क्या आगे हो सकता है। ये वीडियो आज ब्लैक एंड वाइट ही करते हैं, नहीं? चलिए पहले आप ये दो पिक्चर्स शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ये ग्राफ्स देखिए, समझिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो ग्राफ्स को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा किस तरीके से इंडिया और चाइना का ट्रेड एक साथ चला था और आज वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस, यानी कि जो गैप है बीच में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 1984 में पहली बार इंडिया और चाइना ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज़ को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया था। 1992 में प्रॉपर तरीके से ट्रेड और इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड शुरू हुआ था। 2003 में बैंकॉक में इन्होंने दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें इंडिया ने अपनी 217 प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी थमाई थी जो इंडिया चाइना में एक्सपोर्ट करना चाहता था। और वहाँ से फुल फ्लेज, यानी कि ओपन बॉर्डर ट्रेड वहाँ से शुरू हुआ था, और जिसकी वाया सिल्क रूट, बेसिकली वाया सिल्क रूट। तो करंट सिचुएशन में इंडिया आज करंट सिचुएशन है उसमें इंडिया चाइना जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया जो करता है वो चौथे नंबर पे चाइना को करता है, और वहीं सबसे ज़्यादा इंपोर्ट अगर किसी कंट्री से हमारा यहाँ होता है तो वो चाइना से होता है। जब मैं इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जुटा रहा था, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे सामने आया, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। MG मोटर्स, वैसे तो MG मोटर्स का जो हेडक्वार्टर्स है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में है, मगर मज़े की बात यह है, जी हाँ, वही MG मोटर्स जिसने MG हेक्टर इंडिया में ज़बरदस्त सेल की थी। मगर मज़े की बात यह है कि MG मोटर्स को ओन करती है चाइना की एक कंपनी जिसका नाम है नानजिंग ऑटोमोबाइल SAIC मोटर्स। है ना इंटरेस्टिंग? सो दिस कंपनी इज ऑल्सो ओन्ड बाय चाइनीज कंपनी। थिंक बिफोर यू। तो जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड चल रहा है, व्हाई चाइना इज अपसेट विद इंडिया? तो आइए इस सवाल का जवाब मैं आपको एक आसान भाषा में देता हूँ। वापस लौट के जाइए अपने स्कूल के दिनों में, जहाँ पर एक आपकी क्लास का एक लड़का जिसकी अचानक से हाइट बढ़ जाती थी और फिर वो जिम जाकर अपनी बॉडी शॉडी बना लेता था, और उसी चीज़ को देखकर क्लास टीचर आपकी क्लास टीचर उस बच्चे को मॉनिटर बना देते थे। तो उसके बाद वो मॉनिटर ब्लैक बोर्ड पर चाहे जिस मर्ज़ी का नाम लिख सकता था पनिशमेंट के लिए, जिस सीट पर बैठना चाहे बैठ सकता था, मनमानी करने लगता था, क्योंकि एक तो वो तगड़ा और उससे लड़ने वाला कोई नहीं। एक तो तगड़ा, ऊपर से उसका ताऊ प्रिंसिपल, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। बस यही प्रॉब्लम चाइना के साथ है। चाइना की दिक्कत सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है। साउथ चाइना सी में चाइना का प्रॉब्लम ब्रुनेई के साथ है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इनफैक्ट जापान में सेनकाकू आइलैंड के साथ भी चाइना का डिस्प्यूट है। जापानीज़ एंड चाइनीज़ का भी डिस्प्यूट सेनकाकू आइलैंड पे चल रहा है। तो चाइना की ये पुरानी रिवायत है। दैट इज़ द ओनली रीज़न वो जो चाइना सी जो प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत बड़ा इशू था, उस पर कभी अलग बात करेंगे। उसकी वजह से जो CPEC का उद्गम हुआ, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर फिर कभी बात करेंगे। एक बहुत बड़ी वजह भी, चाइना ऑलवेज हैड एन प्रॉब्लम विद इंडिया। रीज़न क्योंकि चाइना और इंडिया बहुत बड़ा बॉर्डर, यानी कि लगभग 3500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं इंडो चाइना, जो कहीं कहीं पे फिक्स लाइन है, कहीं कहीं पे मैकमोहन है, कहीं कहीं पे LAC है। तो बहुत लंबा बॉर्डर है, पथरीले हैं, पहाड़ हैं, जो शुरू होता है एक्साई चीन से लेकर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उसके बाद फिर सिक्किम जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में तो खैर अलग ही कहानी चल रही है। जो पिछले साल जो डोकलाम में लास्ट ईयर हुआ था, यानी कि जो 18 जून 2017 को जो इशू हुआ था, जहाँ पे चाइनीज़ आकर बैठ गए थे, दरअसल कहानी ये थी कि चाइना जो है भूटान के अंदर जाके सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था, और हुआ ये, इसी चीज़ का एतराज़ भूटान ने उठाया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ से एक्शन लिया, और वहाँ जाकर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बुलडोज़र लेकर गए थे और उस कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रक्ट किया। दैट वाज द ओनली रीज़न चाइना को वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन करंट सिचुएशन। कहानी ये है कि जैसे कि मैंने बताया, इंडिया और चाइना का 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। चाइना की तरफ से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, उनका कैनवॉय आराम से मूव कर सकता है। और यही दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो हमारे तरफ सड़कें खस्ता हाल थी। बॉर्डर बेसिकली बहुत लंबा है। बेसिकली शुरू होता है, जैसे कि मैंने बताया था, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सड़कें मजबूत नहीं थी। 1962 में शायद जंग हारने का एक ये बड़ा कारण ये भी था कि हमारी जो थी फूड सप्लाई जो थी हमारे सोल्जर्स तक, या जो आर्टिलरी थी वो नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से हम वो जंग हार गए। तो अब अगर बात करें तो पिछले 10 से 15 सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे खास तौर पे काम करना शुरू कर दिया है कि बॉर्डर्स को कनेक्ट किया जाए सड़कों के थ्रू, ब्रिजेस के थ्रू, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, सो दैट ज़रूरत पड़ने पर इनफैक्ट एयरपोर्ट बनाया जाए, जो कि काफ़ी क्लोज। इंडिया ने एक अभी रिसेंटली एयरपोर्ट बनाया जहाँ पर अलग अलग प्लेन्स को लैंड करके हरक्यूलिस को लैंड कराया था, और काफ़ी अच्छी टेस्टिंग चल रही थी। तो चाइना को ये चीज़ पसंद नहीं है। हालांकि झड़पें पिछले 10-15 साल में बहुत बार हुई, मगर इस बार खास ये था। रिमेंबर वो कहानी मैंने सुनाई थी आपको, वो क्लास मॉनिटर वाली? जी हाँ। तो हुआ क्या कि इस बार क्लास मॉनिटर के खिलाफ सब लोग उठ गए, क्योंकि क्लास मॉनिटर ने एक ऐसी हरकत कर दी कोविड-19 के नाम से कि सबका ट्रस्ट जो है इस मॉनिटर के ऊपर से उठ गया। और नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट, दूसरी मार्केट की तरफ नज़र दौड़ाने लगे। और ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद थी हिंदुस्तान, इंडिया। तो ये चीज़ आपके क्लास मॉनिटर को पसंद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी सीट जाती है, आपकी पोजीशन जाती है, तो आपको प्रॉब्लम तो होगी। तो किस तरीके से एक विक्टिम कार्ड खेलकर ये क्लास मॉनिटर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से सबका ध्यान वहाँ से डाइवर्ट करने की वजह से, ताकि सबका ध्यान डाइवर्ट हो जाए कोविड-19 से और सब लोग फोकस इस इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को कवर करनी शुरू कर दे। ये मेरी सोच है। इफ़ यू थिंक कि कुछ इसके अलावा भी है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू। चाइना को अपने हर पड़ोसी के साथ दिक्कत है, एक्सेप्ट फ्यू, जहाँ पर पैसे लगाने वाला है या जो उसकी वफादारी करता हो या जहाँ वो पैसा लगा चुका है। चाइना एक डेब्ट ट्रैप करके एक प्लान काम करता है। मैं उसका एग्जांपल अगर देना चाहूँ आपको, तो एक श्रीलंका में हम्बनटोटा करके एक एयरपोर्ट चाइना ने बनाया, पोर्ट बनाया। वो ऐसी लोकेशन पे था कि वो बिल्कुल बेकार हो गया। अब बाद में जब श्रीलंकन गवर्नमेंट उसका कर्जा नहीं चुका पाई, वही श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइना गवर्नमेंट को 99 ईयर्स के लिए उसको लीज पर दे दिया। ऐसा ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, जिसका नाम है CPAC। 2017 में उसकी कॉस्ट तकरीबन $62 बिलियन की थी। मुझे नहीं पता उसका फ्यूचर क्या होने वाला, वी विल टॉक अबाउट इट समडे फ्यूचर। अफ्रीका में कम से कम 9 से 10 हज़ार ऐसी कंपनीज हैं, छोटी छोटी कंपनीज, जो चाइना की वहाँ पर काम कर रही हैं। बेसिकली ये सब लोग एक डेब्ट ट्रैप के अंदर काम कर रहे हैं। नेपाल में चाइना फंडिंग करने वाला है, क्योंकि दोनों ही मिलती जुलती सरकारें इस वक्त वहाँ पर हैं। तो बेसिकली चाइना का फोकस था कि इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था। चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट डिस्कस कर लिया, ट्रेड डिस्कस कर लिया, सब कुछ हिस्ट्री डिस्कस कर ली। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। आप सबसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल बायकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स इमीडिएटली? क्या ये हमारी मदद करेगा या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जिस चाइना को 15 से 20 साल लग गए इंडिया के अंदर पैर जमाने में, आप बोल रहे हैं कि आप उसको बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स बोल के उसको निकाल दोगे बाहर? इतना आसान है? चलिए ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, चलिए मैं आपसे बात करता हूं इस बारे में, आपको समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चाइनीज कंपनीज कोई शर्मा जी की दुकान नहीं है परचून की, जो हमारे मोहल्ले वाली होती है, जहां पर हम सामान लेने जाते हैं और बोलते हैं कि खाते में लिख लेना, अगले महीने दे दूंगा। और शर्मा जी अगर मना कर दें तो हम शर्मा जी को बोलेंगे हम तुम्हारी दुकान से नहीं लेते हैं, हम बायकॉट शर्मा जी, हम शर्मा जी की दुकान से माल नहीं लेंगे, कल से किसी और की दुकान से लेंगे। क्या सच में इतना आसान है? नहीं। शर्मा जी फिर भी आपको उधार दे देंगे, मगर चाइना आपको उधार नहीं देगा,
चाइना पहले सारी पेमेंट एडवांस पकड़ता है, उसके बाद अपने कंटेनर रिलीज़ करता है। वो कंटेनर आपकी कंट्री के पोर्ट्स में पहुंचते हैं, वहाँ से वो धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वहाँ से फिर बड़े बाज़ारों में जाते हैं, बड़े बाज़ारों से छोटे दुकानदार लेते हैं, अपने स्टोर्स को भरते हैं। वो दुकानदार जिसने सोचा था कि मैं साल के शुरू में सारा माल अपने स्टोर्स में भर लेता हूँ ताकि मैं बेच पाऊँ अच्छे से, उसे नहीं पता था कि यहाँ पर लॉकडाउन हो जाएगा, ना कि उसे पता था कि कोविड आ जाएगा। 3 महीने दुकान बंद रहने के बाद उसने हिम्मत करके जैसे तैसे उसने सोचा कि चलो मैं अब माल बेचकर अपनी दुकान या अपनी जो कीमत मैंने दी है वो वसूल लेता हूँ। हमने इतने बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट्स कर दिया। मेरा बिल्कुल ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हम बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट हमें नहीं करना चाहिए, हम कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, मगर क्या ये अभी इमीडिएटली जो हम कर रहे हैं, क्या सच में ये चाइना को नुकसान पहुंचाने वाला है? सोच के देखिए आप। मेरा जवाब ना है। ये चाइना को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये नुकसान पहुंचाएगा आपके पड़ोस में जो दुकानें हैं, जो शॉप हैं, जो स्टोर कीपर्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि यहां पर बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट हो जाएगा और मेरे पास जो माल भरा हुआ है स्टोर में उसका मैं क्या करूंगा। चाइना पेमेंट ले चुका है, उसकी तरफ से आप उस माल को समंदर में बहाएं या उसको आग लगाएं या जो मर्जी करें उसके साथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारे दुकानदार क्या करेंगे? जो हमारे भाई हैं, जो ओप्पो और वीवो की फैक्ट्रीज में कम से कम 9 से 10 हज़ार कम से कम लोग काम करते होंगे, जो असेंबली लाइन में काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बाइकआउट नहीं करना है, बिल्कुल डेफिनेटली बाइकआउट करना है, मगर प्लानिंग के साथ। एक छोटा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ जाने से पहले। 1962 की वॉर भी हम पता क्यों हारे थे? एक मेजर रीज़न था, वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट वॉर। हम लोग रेडी नहीं थे, हमने तैयारियां नहीं की थी। और यहाँ भी आज भी हम वही गलती कर रहे हैं, हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्शन बोल रहे हैं। हाँ, अगर बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट्स बोल के आपकी दिल को तसल्ली मिलती तो आप बोलिए, दिन में 50 बार बोलिए, बट इट्स नॉट गोना हेल्प। किसी की मदद नहीं करने वाला है चीज़, ये किसी की हेल्प नहीं करेगा। तो आइए कुछ सॉल्यूशंस की तरफ बात करते हैं। अगर ये तो सारी हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, तो आइए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है जहां पर जो भी इंडियन यूथ है जो अपने स्टार्टअप्स को लेकर काफ़ी सीरियस है, उनको फंडिंग इजीली मिले और वो देश के हित में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकें जिससे हमें फ़ायदा हो। बिजनेसमैन यूनिट्स को करने की ज़रूरत है कि वो ऐसे ही यंग टैलेंट को पहचानें और उसको स्पॉन्सर करें सो दैट दे कैन डू समथिंग बेटर फॉर द नेशन। और इंडियन पॉपुलेशन लाइक हमें क्या करने की ज़रूरत है? सबसे ज़रूरी काम हमें जो इस टाइम पे करना है, वी नीड टू फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोपेगेंडा एंड द एक्चुअल न्यूज़। कुछ भी चीज़ को बिना पढ़े सोचे समझे आगे शेयर या स्प्रेड करने से पहले एक बार रिसर्च कर लें, उसके बाद आगे मार्केट में भेजें। अगर इंडियन यूथ ने ये करना शुरू कर दिया तो मेरे हिसाब से हमारे 60 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम कुछ भी बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना पढ़े आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ये भी नहीं समझते हैं कि उसके आगे क्या नुकसान होगा किसी और को कि नहीं। सो प्लीज़ स्टार्ट दिस प्रैक्टिसिंग बिफोर यू डू एनीथिंग, रिसर्च फॉर इट देन। आज फिर एक बार वो वक्त आ चुका है जब हमें साबित करना है कि हम 130 करोड़ भारतीय अपनी भारतीय फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये जंग आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ख़त्म हो जाएगी, मगर ये जंग, ये दुश्मन या कोई और दुश्मन वापस ज़रूर लौटेगा। हमें साबित करनी है अपनी एकता एक बार फिर। जाते जाते एक संदेश देश के उन लोगों के नाम जो हिंदुस्तान की फ़ौज पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। किसी बहुत बड़ी शख्सियत ने कहा था, हिंदुस्तान के किले की दीवारें इतनी कमज़ोर नहीं थी, दिक्कत ये थी कि हर बार दरवाज़ा अंदर से खोला गया था। तो जो लोग दरवाज़ा अंदर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आपका टाइम भी आएगा। अभी ये वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को एक करने का है, ना कि टुकड़ों में बांटने का। जब हम जुड़े रहेंगे तभी हमारी ताकत है। देश के सिपाहियों के लिए आप सरहद की रक्षा कीजिए, हम मुल्क बचाएंगे। हम अंदर से बचाएंगे, तुम बाहर से बचाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।